दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि जो हिमालय है और हिमालय के आंचल में जो राज्य बसे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि, इन पर जो है प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं या उनकी संख्या बढ़ती जा रही है पहले के मुकाबले। इसके पीछे क्या क्या मूल कारण हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है और इसमें मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इस मुद्दे पर हम आज फिर बात करेंगे। उत्तर भारत के वरिष्ठ पत्रकार राजू सजवान जी, जो कई राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, भास्कर हो या और भी कई वो हैं, और आजकल वो एक प्रकृति के ऊपर जो पत्रिका है डाउन टू अर्थ में कार्यरत हैं और वरिष्ठतम पत्रकार हैं। आज हम इस मुद्दे पर फिर उनसे बातचीत करेंगे कि हिमालय की गोद में बसे जो राज्य हैं वहाँ पर जो आपदाएं आ रही हैं, आखिर उसके पीछे का सच क्या है और ये आपदाएं क्यों आ रही हैं, इनका समाधान क्या है और इसके पीछे का असली सच क्या है। तो राजू सजवान जी, आपका स्वागत है एक बार फिर। तो जो मैंने मुद्दा उठाया या सवाल उठाए हैं, इन पर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और देश की जनता को और सरकार के कान खोलने का कार्य करें कि ये बहुत बड़ी विभत्स या खतरनाक किस्म की आपदाएं हैं जिनकी तरफ सरकार का या देश का ध्यान नहीं जा पा रहा है। तो एक बार ये कहते हुए कि हिमालय के आंचल में जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बसे हैं, वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है और देश का मीडिया इसके लिए क्या कदम उठा रहा है, उसकी क्या भूमिका है। तो इस मुद्दे पर आप अपने विचार रखें और देश को बताएं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिमालय की पारिस्थितिकी क्या है, उसके इकोलॉजी क्या है। हिमालय आप अगर समझेंगे, आप अगर पढ़ते रहे होंगे, हिमालय के बारे में जानकारी रखते रहे होंगे, तो हिमालय दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन माना जाता है। सबसे अभी भी वो जवान है, अभी भी उसमें विस्तार हो रहा है, एक ऐसा है उसकी इकोलॉजी है। और वहाँ वो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे संवेदनशील इलाका है। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ आपदाएं नहीं आती थी, आपदाएं वहाँ पहले भी आती थी। कई बार बाढ़ आ जाती थी, कई बार तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघल कर गिर जाते थे, ऐसी आपदाएं होती थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों से, 10-12 सालों से ये आपदाएं बहुत तेज़ी से और बहुत संख्या में हर साल बढ़ रही हैं। उसके जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण में सबसे बड़ा कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, जो कि ग्लोबल फिनोमेना है, वैश्विक आपदा माना जाता है। उसका एक बड़ा कारण है कि जब आप जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहा जाता है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ जाएगा, औसत तापमान, वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा, तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हिमालय 1.5 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहाँ पर उसका जो औसत तापमान है, कई जगह तो 4-4 डिग्री औसत तापमान ज़्यादा है और ज़्यादा हो चुका है पहले से। हाँ, पहले से हो चुका है। अभी श्रीनगर में जनवरी में 21 डिग्री, कश्मीर का जो श्रीनगर है उसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, जबकि वहाँ माइनस हुआ करता था बहुत कुछ साल पहले तक। माइनस डिग्री जनवरी में होता था, 21 डिग्री इस साल नोट किया गया। यानी कि आप पूरी उसकी इकोलॉजी चेंज होती जा रही। मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा, सॉरी, कि मुझे ध्यान है कि हम बहुत कई दशक पहले जब शिमला या पहाड़ी राज्यों में नैनीताल वगैरह जाया करते थे, तो वहाँ हमने कभी पंखे तक नहीं देखे थे। लेकिन आज हम जाते हैं तो वहाँ पंखे भी आ गए हैं और एसी भी लग गए। एसी भी लग गए।
एसी भी लगे हैं, वो पूरा तापमान चेंज हुआ जी है हाँ। पूरा उसका। तो मैं ये इसी तरफ बताना चाह रहा था कि वहाँ का जो मौसम है और टेम्परेचर है किस तेज़ी से बढ़ रहा है कि जहाँ कभी पंखे तक नहीं लगते थे अब वहाँ एसी भी होटलों में या घरों में लगने शुरू हो गए हैं। और उसकी वजह यही है कि हिमालय राज्यों में भी तेज़ी से तापमान बढ़ रहा है, जो इन राज्यों के अस्तित्व के लिए बहुत खतरनाक है। अपनी बात आगे बढ़ाएं। तो उसमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक 2000 मतलब 2000 मीटर जो समुद्र तल से ऊपर का इलाका है वहाँ एक समय तक बर्फबारी होती थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ बर्फबारी नहीं होती है, वहाँ पे बारिश गिरती है। अच्छा। तो बारिश वो उस लायक है नहीं, वहाँ का जो पहाड़ है वो इतना कमज़ोर है कि वहाँ पे बारिश, आप अगर बारिश गिरेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ नुकसान, बारिश होगी। हाँ, तो वहाँ नुकसान होना तय है। और वही हर साल हो रहा है। पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो अब तक उनका जो मोटा मोटा फिगर है वो 13,000 करोड़ के करीब का उनका नुकसान उन्होंने आकलन किया है। और ये होटल के होटल बह गए, आपने देखे होंगे, और कई चीज़ें नुकसान, मतलब कई वो आपदाओं को भी आप गिनाएं यदि आपको याद हो तो उनमें क्या क्या नुकसान हुए। जैसे उत्तराखंड में वो एक मंदिर वाला था 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी। हाँ। वो एक बड़ा डिस्ट्रेसफुल इवेंट था। और जुलाई के आसपास एकदम से बारिश आती है, बारिश जो उस इलाके में पहले नहीं आती थी। उसमें आप अगर मौसम के जानकारों की भाषा में समझें तो एक पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आता है, और इधर से एक लो प्रेशर आता है। लो प्रेशर आता है आपके खाड़ी के बे ऑफ बंगाल की तरफ से, खाड़ी के इलाकों से, और वहाँ से आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है आपके दूसरी उस साइड से। वो जब आपस में टकराता है तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी भारी मात्रा में बारिश होती है कि वो आसपास वहाँ का पूरा नक्शा ही बदल गया। उस इलाके का पूरा नक्शा ही बदल गया, और मंदिर को छोड़ के आसपास कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आगे करीब कुछ आगे नीचे एक रामबाड़ा करके एक इलाका था, पूरा वॉश आउट हो गया था। नीचे जितने भी इलाके थे, पानी का स्तर हरिद्वार तक आया था। करीब 4400 लोगों का आसपास का आंकड़ा है। मतलब जितना मुझे याद है पत्रकार होने के नाते, वहाँ गांव के गांव बह गए थे, बाजार बह गए थे, होटल जो है जमींदोज हो गए थे, और लगभग 13,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी, और हजारों लोग गायब हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। हाँ, वो अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो वो इस तरह से नुकसान हुआ। उसके बाद अगर उत्तराखंड की बात करें तो 2021 के आसपास एक आपदा आई। उस आपदा में 200 से ज़्यादा लोग टनल में फंसे हुए थे, वो वहीं के वहीं मारे गए। वो भी ऊपर के इलाके से आई थी। तपोवन करके एक प्रोजेक्ट बन रहा है, पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके टनल में लोग काम कर रहे थे। एकदम से बारिश शुरू हुई और वो वहीं मारे गए। 2023 में भी एक ऐसी आपदा आई, उसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए। जोशीमठ अगर आपने सुना हो, जोशीमठ पूरा का पूरा धंस रहा है, वहाँ पर जो है लोगों को खाली कराना पड़ा। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 2023 में मंडी इलाका है, उसमें पूरा का पूरा बिल्कुल आया है, और 5 मंजिला 7 मंजिला जितने भी होटल हैं सबके सब जमींदोज हुए। 2025 में हुए। वो नदी का स्तर ऐसे बढ़ गया एकदम से, और मनाली में बड़ा नुकसान हुआ, कुल्लू में नुकसान हुआ। और अभी पिछले दिनों अभी मतलब जम्मू कश्मीर अभी इन चीज़ों से बचा हुआ था, लेकिन इस बार पिछली बार 2025 में जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ एक जगह है, वहाँ पर एक चिशल माता का मंदिर है, वहाँ पर एकदम से बारिश आई जो पहले कभी नहीं आती थी। उसमें नुकसान हुआ, 65 से अधिक लोग मारे गए। तो ये एक स्केल है आपदा का, और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है इसका। तो इसके लिए आप किन कारणों को दोषी मानते हैं? हाँ। और सरकार की इसमें क्या भूमिका है? देखिए, वही चीज़ समझने की बात है। मैंने आपको जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज का, अब हर कोई मानता है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, आपदाएं वो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, मौसम बदल चुका है। लेकिन अब क्या होगा, मतलब क्यों इसमें ये मानव जनित आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहना अब लोगों ने छोड़ दिया है, और प्राकृतिक आपदा अब रहा भी नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी इस तरह की बाढ़ आती थी, सब कुछ आता था, लेकिन नुकसान कम होता था। अब नुकसान ज़्यादा होता है। उसकी कई वजह हैं। एक तो हमने नदियों के मुहाने पे बांध बनाए। बांध तो एक बड़ी वजह है ही, बांध से नुकसान बढ़ गया है। और उसके अलावा नदी के मुहाने पे हमने विकास करना शुरू कर दिया। वहाँ पे हमने होटल बनाने शुरू कर दिए, घर बनाने शुरू कर दिए, बस्तियाँ बसाने शुरू, हाँ, ये एक बड़ी वजह है। और
क्योंकि हिमालय की इकोलॉजी पारिस्थितिकी ऐसी नहीं है कि वहाँ पे आप बड़े बांध बना सकते थे, आप वहाँ पे बड़े होटल की परमिशन नहीं दे सकते हैं, आप वहाँ पे सड़क को चौड़ा करने की एक लिमिट होती थी, उसको आप नहीं करना चाहते हैं, उसको आप वो कर रहे हैं। तो ये सरकारों का रोल है कि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जो जिसको बोला है चार धाम राजमार्ग परियोजना है, उस परियोजना के लिए ऑल वेदर रोड का नाम दिया गया था और वर्तमान सरकार ने उसको पूरा करने के लिए पूरे साम दाम दंड भेद का तरीका अपनाया। हजारों करोड़ का वो प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी भी हर मानसून में वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ध्वस्त हो जाता है, नुकसान होता है उससे। तो वो जो उसकी मतलब एक तो आपको हिमालय की इकोलॉजी समझनी थी, दूसरा आपको ये समझना था कि मानसून परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन किस तेजी से बढ़ रहा है, तो आपने अपना विकास का मॉडल एक अपनाना था, वो मॉडल नहीं अपनाया गया और नुकसान हर साल। यही एक वजह है कि नुकसान बढ़ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, वो तो अपना एक फिनोमेना है, लेकिन उससे नुकसान बढ़ रहा है, ये एक उसके लिए हम दोषी हैं, जनता दोषी है और सरकारें दोषी हैं। इसमें कहीं आप जनता के साथ जो बाजार बनते हैं, होटल बनते हैं, क्या इसमें कहीं आप भूमाफियाओं की भी बहुत हद तक भूमिका देखते हैं? हाँ, बहुत हद तक भूमिका भूमाफियाओं की है। वो आपने अगर सुना होगा कि रिवर फेसिंग होटल है ना, माउंटेन व्यू होटल, ऐसा यस इसके नाम से प्रचारित किया जा रहा है। वहाँ पे लगातार इस तरह की चीज़ें निर्माण किया जा रहा है, भूमाफिया उसका वो है। अब चूंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने निजी उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारा जो गांव है वो उसके नीचे से एक नदी बहती है, उस नदी जो है वहाँ से तकरीबन हमारे को 200-300 मीटर ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई पे जाना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने उस नदी के आसपास क्यों नहीं बना लिया, उस समय वहाँ पर क्यों नहीं बनाया? उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहाँ जो कि सेफ थी और वहाँ रहते हैं और पूरी तरह से हम लोग नुकसान करके जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने नदियों के आसपास आप पूरा उसका माहौल देखते हुए बदल रहा, बहुत तेजी से बदल रहा है, वो नदियों के निर्माण बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं पहाड़ी। अभी एक धराली में पिछली एक आपदा आई थी, है ना, धराली आपदा के नाम से 65 लोग मारे गए थे। पूरा का पूरा बाजार जो है ना वो बिल्कुल नदी के ऊपर बैठा हुआ था और वो बाजार वहाँ पे लोगों ने मकान बना लिए, जबकि उनका जो असली गाँव है वो करीब 100-200 मीटर ऊपर है। लेकिन वो वहाँ बैठ गए, वहाँ पर टूरिज्म के नाम पर जो हमारा जो ओवर टूरिज्म हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पर आपदाएं बढ़ रही हैं। आपकी बातचीत में एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि जो पहले पहाड़ी राज्यों में केवल बर्फ गिरा करती थी, अब बारिश गिर रही है तेजी से, ये बदलाव कैसे है? ये भी वही एक वजह है ना कि आपने जो तापमान बदलने की वजह से जो वहाँ का इकोलॉजी है वो चेंज हो गई ना। तो उससे ये हो रहा था कि जैसे पहले क्या होता था कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसका आपको एक लेवल पर जाकर, एक तापमान पे जाके वो पानी बर्फ बन जाता था। और क्योंकि आपने नीचे से उसको तापमान बढ़ा दिया है, उसका वो बढ़ा दिया, तो वो तापमान जो उसके लिए सेट था, बारिश आइस के लिए, स्नो के लिए सेट था, वो बदल गया। तो वहाँ पर वो बर्फ में नहीं तब्दील हो रहा है, तो बारिश के तौर पे गिर रहा है। ये एक वजह है उसकी। तो इसमें समाधान, और जिसमें आप मीडिया की भी बात थी कि भाई इसका समाधान क्या है और मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, और मीडिया अपनी वो भूमिका क्यों नहीं निभा रहा है? तो इसमें समाधान तो सबसे पहला तो यही है कि हमें अपने लालच को कम करना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल लिविंग की ओर बढ़ना होगा, हमें एक मितव्ययी जो व्यवस्था थी उसको अपनाना होगा, उस लालच को कम करना होगा। तो वहाँ पे हमें धीरे धीरे हमें वहाँ पे जो पेड़ की जगह थी, आप उसको पेड़ काट कर रोड बनाने के सोच रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप मतलब वहाँ पे जो विकास का मॉडल है वो जो पुरातन हमारे जो पारंपरिक था, ट्रेडिशनल जो था, उस पारंपरिक मॉडल पर रखना चाहिए। आपको टूरिज़्म चाहिए, एक लिमिट में चाहिए। उसके लिए आप ये नहीं कि आप हमारी सरकारों को एक शौक चढ़ गया है कि 5 लाख लोग, 10 लाख लोग केदारनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, तो वो ठीक नहीं है। आप अब हेली चला रहे हैं वहाँ पे, हैवी वाहन, हाँ, आप हैवी वाहन तो चला रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, जबकि वो इकोलॉजी ऐसी है कि वहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात करना भी
ठीक नहीं था। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता केदारनाथ में। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि शंख इसलिए नहीं बजाया जाता था कि आसपास का जो वो है वहाँ पर आवाज़ गूंजती थी, मतलब और इतना सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव था वो ग्लेशियर पिघलने का खतरा रहता है, बर्फ़ का पिघलने का खतरा रहता है, आप जितना साउंड वहाँ पर क्रिएट करेंगे वो है। लेकिन वहाँ पर अब जो हमारी नई सरकार ने वहाँ पर जाकर इतने ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन कर दिया है उस मंदिर के आसपास कि वो चीज़ें दिव्य होनी चाहिए थी, उसको भव्य बनाने के लिए हमने पूरा का पूरा सिस्टम झोंक दिया है। तो ये हमें बदलाव करना पड़ेगा। इस सोच में बदलाव ही एकमात्र रास्ता है जिससे कि आपदाओं से बचा जा सकता है। इसमें मीडिया, देश के मीडिया की या मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है जिसे वो नहीं निभा रहा है? एक उदाहरण छोटा सा ये है कि जब लगातार ये बात अभी चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है उत्तराखंड में, उसके लिए लगातार मीडिया ये लिख रहा है कि इस बार सरकार की तैयारियां ये हैं, लेकिन उसका और इतने लाख लोगों के आने का अंदेशा है, आने की उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद नहीं है, वो तो नुकसान है। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे इस पर? ये इस पर बात नहीं हो रही है। ये एक जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि इस पर बात नहीं हो रही है। अभी मैं पिछले दिनों देहरादून में एक कार्यक्रम में था, तो वहाँ उसके लिए मैंने एक रिसर्च वर्क किया था, तो मुझे पता चला कि उत्तराखंड में एक जो पर्यावरण को लेके जो खबरें होती हैं, जबकि उत्तराखंड बहुत सेंसिटिव है पर्यावरण की दृष्टि से, इन्वायरमेंट की दृष्टि से, वहाँ पे 4% ही खबरें छप रही हैं। अगर मान लिया 100 खबरें हैं तो 100 में से 4% ही पर्यावरण से रिलेटेड है। तो उसकी संख्या जानबूझ कर नहीं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जैसी आप पर्यावरण की बात करेंगे तो विकास कहीं ना कहीं डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल उठेगा। डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल उठेगा तो आप पैसा कहाँ से बनाएंगे? ये जो ठेकेदारी व्यवस्था है, सरकारों को भी धन कमाने की जो इच्छा है वो भी इन पहाड़ी राज्यों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चारधाम मार्ग जो है वो एक बड़ी कंपनी को दिया गया। उसके पीछे क्या वजह थी, क्या उसके वो हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। नाम उस कंपनी का और उस किससे जुड़ी हुई है? वो जिंदल की कंपनी है, सज्जन जिंदल जो है उनकी कंपनी है, उनको दिया गया था वो ठेका। और लेकिन उन्होंने, क्योंकि एक बड़ा ठेके के लिए आपको एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके एक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है, उसको पूरा करना होता है। तो उसको ना पूरा करना पड़े इसलिए उसको 9 भागों में बांट दिया गया। मान लिया 900 किलोमीटर की है तो 100 किलोमीटर से नीचे का प्रोजेक्ट दिखा के पास करवाया गया। अब 900 किलोमीटर का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा असेसमेंट करना पड़ेगा, उसमें आपको कई चीज़ें वो, तो उसको बचने के लिए तो वो सब जो रास्ते अपनाए गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया लेकिन बात नहीं सुनी गई। तो बाद में आखिर में जाकर ये कहा गया कि भाई ये हमारा एक रणनीतिक है, क्योंकि चाइना वहाँ पे कभी भी वो कर सकता है, तो उसको सैन्य उससे जोड़ दिया, सुरक्षा से जोड़ दिया गया। तो ये सब चीज़ें एक तरीका अपनाया गया जो कि कहीं ना कहीं कंपनियों को कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है वो आप अब देख सकते हैं कि हर साल वहाँ पे आपदा आ रही है, हर साल वो टूटती हैं सड़कें, फिर उसको बनाने के लिए नए ठेके दिए जाते हैं। तो वो ठेकेदारी व्यवस्था जो है वो असली उसको फ़ायदा उसको हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये थे वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद राजू सजवान जी। जो हमने मुद्दा उठाया आपको कैसा लगा और इस पर आपका क्या कहना, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ये कहते हुए कि सरकार ने यदि सही फैसले पहाड़ी राज्यों के बारे में नहीं लिए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो जाएगा। और इस जिम्मेदारी को देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक पत्रकार, प्रत्येक सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन राज्यों को बचाना होगा और उन कारणों को समाप्त करना होगा जिनके चलते इन पहाड़ी राज्यों का नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। इन राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए जो मैन मेड है, जो आदमी के फैसलों के कारण हुई हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सजवान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों के सामने अपना मुद्दा रखा। इसी के साथ हम आज की बात समाप्त करते हैं। जय हिंद।